नमस्कार दर्शकों, रायपुर दूरदर्शन केंद्र का प्रादेशिक समाचार एकांश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज का ये विशेष कार्यक्रम हमारे बच्चों को समर्पित है, उनके स्वास्थ्य को समर्पित है। हमारे बच्चे जो आने वाले कल के हमारे भारत की शान बनने वाले हैं, हमारी जो नींव है उसे हम कैसे मजबूत करें, उसके लिए समर्पित है। बच्चों की, शिशु की शल्य चिकित्सा, शिशु यानी कि 0 से 14 वर्ष तक के या 16 वर्ष तक के बच्चों की शल्य चिकित्सा के बारे में ये कार्यक्रम, जो विशेष कार्यक्रम है, हमने आपके लिए रखा है। कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूं कि WHO ने जो चाइल्ड बर्थ डिफेक्ट है उसमें जो भारत का आंकड़ा है वो करीब 6 से 7% का है। ऐसे ही यदि हम वर्ल्ड वाइड यदि हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो रिपोर्ट आई है, जो पूरे संसार की एक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा जाता है कि ज़्यादातर जो शिशुओं में जो व्यंगता होती है वो मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप में होती है, यानी कि उसमें भारत भी शामिल होता है। तो निश्चित रूप से हमें अपने बच्चों का, जो हमारे आने वाले बच्चे हैं उनका, और जो हमारे 0 से 16 वर्ष 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनका हमें विशेष ख्याल रखना है। तो इसी बात को लेकर हमने आज ये विशेष कार्यक्रम रखा है और बच्चों की शल्य चिकित्सा, शिशुओं की शल्य चिकित्सा पर बातचीत करने के लिए हमने आज हमारे स्टूडियो में एक विशेष मेहमान को आमंत्रित किया, जिनका नाम है डॉक्टर नितिन बोरकर। डॉक्टर नितिन बोरकर जो है वो सहयोगी प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष भी हैं शिशु शल्य चिकित्सा विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में। इसके अलावा पिछले 9 सालों से डॉक्टर नितिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं एम्स में। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड काल में जो अस्पताल प्रबंधन था, एम्स का अस्पताल प्रबंधन था, उसमें इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले आपको शुभकामनाएं कि इतना आपने कोविड काल में इतना अच्छा प्रबंधन किया अस्पताल का, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। और टीम वर्क है, कोविड काल तो टीम वर्क है, कोई नहीं, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत क्योंकि बहुत कठिन समय था जिसको हम जानते हैं कि एम्स ने कितने अच्छे तरीके से निभाया है। तो निश्चित रूप से आपको इसके लिए साधुवाद। धन्यवाद जी। तो और आज कार्यक्रम शुरू करते हैं। सबसे पहले सर मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि बच्चों की सर्जरी, जिसको हम पीडियाट्रिक सर्जरी कहते हैं, वो क्या चीज़ होती है सर? पीडियाट्रिक सर्जरी मतलब वर्ड में ही मीनिंग है जी। पीडियाट्रिक्स का मतलब बाल जी, और सर्जरी मतलब शल्य चिकित्सा। जी। मतलब इसको हिंदी में हम लोग बाल शल्य चिकित्सा बोलते हैं, बाल शल्य चिकित्सा विभाग। जी। तो हमारा जो दायरा है कि जो आज जिसका जन्म हुआ है, वो जन्म हुआ जो बच्चा है उससे लेकर 14 से 16 साल तक, कुछ इंस्टीट्यूट्स में 14 साल तक भी करते हैं पीडियाट्रिक सर्जरी, और कुछ इंस्टीट्यूट 16 ईयर्स तक भी करते हैं, 16 साल तक भी करते हैं। तो जो ये बच्चे जैसे न्यूबॉर्न्स है, मतलब जो नवजात है, उनको भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। उनको भी जो खास करके बर्थ डिफेक्ट्स जो बच्चों में जिसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, उसमें हम लोग सर्जरी करते हैं। उसके अलावा थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तो उनमें बर्थ डिफेक्ट्स के अलावा कुछ कभी कैंसर्स होते हैं, सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं, किडनी के ट्यूमर्स है, यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, कुछ उनके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है। आपको पता, बच्चों में अपेंडिसाइटिस भी होता है, बच्चों में एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो उनके जो इंजुरीज को ट्रीट करना, कभी तो जैसे दुर्घटना हो जाती है तो कहीं कट जाते हैं या कुछ उनमें डिफेक्ट आता है, तो उसके लिए भी। तो ये लगभग 14 साल तक मैक्सिमम जो सर्जरीज है ये पीडियाट्रिक सर्जरी के द्वारा की जाती है। सर, ऐसे कौन कौन से मामले हैं या ऐसे कौन कौन से बच्चों में व्यंग होते हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? बेसिकली आपको बताऊं तो जैसे यदि मैं हूं तो मुझे यदि ऑपरेशन या इंजेक्शन या अस्पताल की बात की जाए तो बहुत डर लगता है। मेरे जैसे बहुत हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। और उस पर भी यदि एक छोटे से बच्चे को, जो अभी पैदा हुआ है या मात्र 14 साल का 16 साल का बच्चा पहुंच रहा है, उसकी सर्जरी तो मतलब वाकई डर की बात है। हाँ, बट जो नवजात शिशु में जब भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो ये ज़्यादातर मैक्सिमम टाइम पे जो है ये इनके बर्थ डिफेक्ट की वजह से ज़रूरत पड़ती है। जी। क्योंकि बर्थ डिफेक्ट्स में, क्योंकि बर्थ डिफेक्ट्स मतलब कि जो हमारा कोई भी अंग सही से बना नहीं है या वो काम नहीं कर रहा है, तो वो उस अंग के ट्रीटमेंट के लिए बहुत बार जो मैक्सिमम टाइम जो सर्जरी की ज़रूरत नवजात शिशु में पड़ती है,
ये वर्ड डिफेक्ट्स के वजह से ही पड़ती है। और आप जो बोल रहे थे कि घबराने की जरूरत, बहुत घबराने की बात, नवजात शिशु में भी सर्जरी सक्सेसफुल है और बहुत अच्छा उनका सक्सेस रेट है। मतलब क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने मुझे कुछ फोटोग्राफ दिखाए थे, तो मैं तो उन्हें ही देख के घबरा गया था कि ये ऐसे सर कैसे इतना ऑपरेट कर पाते हैं उन सब चीज़ों को लेके। हाँ, ये बट सर्जरीज होती है और जी। सक्सेसफुल भी होती है और सक्सेसफुली नवजात शिशु घर भी जाते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी भी डिफेक्ट्स होते होंगे या व्यंग होते होंगे जो दवाइयों से भी दूर हो जाते हैं? नहीं, उसके लिए जो सर्जरी करनी पड़ती जो दवा सर्जरी के लिए जो स्ट्रक्चरल जो व्यंग है, मतलब जो बने नहीं, जो अंग बना नहीं है, तो वो दवाई से ठीक होने का है? मतलब उसका इलाज सर्जरी ही है। है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए कि जो ये व्यंग होते हैं, जो डिफेक्ट्स होते हैं, उनका पता कब चलता है? क्या माँ के गर्भ से ही पता चल जाता है, या फिर जब बच्चे पैदा होते हैं, जो इशू जैसे ही वो दुनिया में आया तब पता चलता है? कैसे उसके बारे में आप हाँ, लोगों को जानते हैं? दोनों क्योंकि बहुत डिफिकल्ट हाँ, बात है। दोनों चीज़ों में पता चल सकता है। जैसे कि आप देखिए कि आजकल अल्ट्रासाउंड्स बहुत, जब हम लोग छोटे थे तो इतना अल्ट्रासाउंड्स नहीं होता था। सोनोग्राफी। सोनोग्राफी जो बोलते हैं, सोनोग्राफी नहीं हो रहा था, लेकिन आजकल बच्चों का जो सोनोग्राफी है, जो माँ के पेट में जब बच्चा होता है तो जो लगभग मिनिमम 3 बार, जैसे एक बार 11 से 12 के हफ्ते के बीच में, एक बार 18 से 20 हफ्ते के बीच में, और एक बार 32 वीक्स के बीच में, जब माँ के पेट में जब बच्चा है तब सोनोग्राफी किया जाता है। तो जो सेकंड जो स्कैन है, जो मतलब जो 18 से 20 के हफ्ते का जो स्कैन जो बोलते हैं, उसको एनामोली स्कैन बोलते हैं। जी। तो ये माना जाता है कि ज़्यादातर वेंग, जो बच्चे में जो वेंग है वो डिटेक्ट करने के लिए ही ये स्कैन है। अच्छा। तो बहुत सारे जो अल्ट्रासाउंड्स में आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ बच्चों में वेंग है, तो उसमें पता चल जाएगा। लगभग उसका अनुमान है, लगभग यदि 4 में यदि वेंग है तो अल्ट्रासाउंड लगभग 3 वेंग को पकड़ सकता है। अच्छा। 4 बच्चों में यदि वेंग है तो अल्ट्रासाउंड लगभग 3 बच्चों में वो डिटेक्ट कर सकता है। दूसरा ऐसे कि वेंग बच्चा पैदा होने के बाद भी पकड़ा जा सकता है, कि जैसे जहाँ पे भी डिलीवरी होता है, जो शारीरिक व्यंग है वो दिखता है, कि जैसे बच्चे का ओठ टूटा हुआ है जी। वो पता चल जाएगा, बच्चे के यदि पैर टेढ़े हैं तो पता चल जाएंगे। और इस प्रकार से बहुत सारे जो विजिबल जो व्यंग है, शारीरिक व्यंग है, जी। स्ट्रक्चरल व्यंग है, वो अल्ट्रासाउंड में जन्म के पहले और जन्म के बाद जो स्क्रीनिंग करता है वो देख लेता है इसको। सर, ये जो बर्थ डिफेक्ट होते हैं, ये क्या होते हैं और इनकी वजह क्या होती है सर? बर्थ डिफेक्ट्स का जो आप डेफिनेशन जो पूछेंगे, देखेंगे तो उसमें ऐसे बोला जाता है कि जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जी। एबनॉर्मलिटी। जी। स्ट्रक्चर मतलब कि जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें कई एबनॉर्मलिटी, वो जो हमारा शरीर विजिबल दिख रहा है, उसमें उसमें हमको दिख रहा है वो स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है। और फंक्शनल मतलब आपके देखने में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, बट फंक्शंस में एबनॉर्मलिटी है। जब वो बच्चा फंक्शन करना शुरू करेगा हाँ, तो हमको पता चले। जैसे फंक्शनल एबनॉर्मलिटी, जैसे हीमोफीलिया है जी। मतलब बच्चा स्ट्रक्चरली तो नॉर्मल है, बट जब उसको कोई चोट आ जाती है तो बहुत सारा खून बहता है, तो फंक्शनल एबनॉर्मलिटी है। स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी का कॉमनेस्ट एग्जांपल है कि जैसे कटा हुआ होठ, आपके बच्चों का क्लब फुट, मतलब दोनों पैर टेढ़े हो गए, तो ये लगभग बहुत सारे आपने भी देखा होगा, ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी का एक एग्जांपल है। और यदि हम सोचते हैं कि ये क्यों होता है, तो उसकी बहुत सारी वजह है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि कुछ इसमें जेनेटिक है, इनहेरिटेंस है। जैसे माँ पिताजी को सिकल सेल है, उसका इनहेरिटेंस बच्चों में आ गया जी। कुछ इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हम लोग देखेंगे जैसे रेडिएशन एक्सपोजर। जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पे एक्सरे होते हैं वहाँ लिखा होता है कि गर्भवती माँ अंदर प्रवेश ना करे, या बताए कि वो प्रेग्नेंट है एक्सरे करने के पहले, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि एक्सरे रेडिएशन एक्सपोजर यदि प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो बच्चों में एबनॉर्मलिटीज, कंजेनिटल एबनॉर्मलिटीज आती है। दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ, बड़ा ये जो है, जैसे कि ये इसमें हुआ है, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो हुआ है, जो मिथिल आइसोसानेट जो गैस थी, जिसकी उसके वजह से पहले भी बहुत सारे बच्चे व्यंग के साथ पैदा हुए। अभी भी कुछ जगह, क्योंकि ऐसे बोल रहे कि ग्राउंड वाटर में वो है अभी भी, और उसके वजह से व्यंगता का परसेंटेज वहाँ पे बहुत अधिक अभी भी बना हुआ है। अभी भी बना है। जैसे कुछ
और जैसे कि कुछ गर्भवती माँ में कुछ वायरल इन्फेक्शन होने से बच्चे व्यंग के साथ पैदा होता है। इसका कॉमनेस्ट एग्जांपल या पॉपुलर एग्जांपल आपको जीका वायरस आपने सुना होगा, जीका वायरस जो ब्राजील में ब्राजील में आया। ब्राजील में आता। तो जैसे ये वायरस के जो मदर जो प्रेग्नेंट थी और जिनको ये वायरस से इन्फेक्ट हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे जो पैदा हुए हैं उनका सर छोटा था या ब्रेन जो सर में ब्रेन नहीं था, जिसको फुल्ली डेवलप नहीं था। तो और इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी चिंता हाँ जताई जी, थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक वायरस की जैसे और वायरस है, जैसे रूबेला करके वायरस रूबेला, ये वायरस के वजह, ये वायरस के इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है कि बच्चे सेंसर डिफरेंस हो जाता है या उनमें हार्ट डिसीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और बहरापन और ये दिल की दिल की बीमारी जी। और जैसे देखिए यदि माँ प्रेग्नेंट है और वो स्मोक करती है जी, तो ये ऑलरेडी देखा गया है कि इन बच्चों में जो क्लेफ्ट लिप, जो हम लोग बोले कि टूटा हुआ होठ है, वो बच्चों में ज़्यादा चांसेस होता है बनने का। यदि माँ प्रेग्नेंट है, स्मोक किया, तो उसमें बच्चों के ये चांस है कि उनको क्लेफ्ट लिप के साथ इंक्रीज इंसिडेंस है। दूसरा है कि जैसे माँ अल्कोहल लेती है तो भी बच्चों में कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ जाता है। और आपको और एक बताता हूँ कि जैसे हमारे खान पान के हिसाब से एक विटामिन है जिसको बोलते हैं फोलिक एसिड। तो ये फोलिक एसिड और हमारा जो न्यूरल ट्यूब बोलते हैं, न्यूरल ट्यूब मतलब जो हमारा जो सर से लेकर नीचे तक जो हमारा रीढ़ की हड्डी है, इसको जो अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसे हम न्यूरल ट्यूब से संबोधित करते हैं। यदि फोलिक एसिड डेफिशिएंसी यदि मदर में है तो ऐसे बच्चों में ज़्यादातर देखा गया है कि इनमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होगा, और ऐसे कभी ये बच्चों का सर भी बड़ा होता है जिसमें सर के अंदर पानी भर जाता है। ऐसी बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से ये कंजेनिटल एब्नॉर्मलिटीज़ या बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये जो जैसे सर पे पानी भर जाता है सर के अंदर, तो उसमें मैं कई बार सुना हूँ कि इसको क्या इंजेक्शन वगैरह करके हम नहीं, उसके लिए शंट डाला जाता है, यहाँ से सर के अंदर से लेकर पेट तक उसको शंट डाला जाता है। अच्छा, ये जो जितने भी बच्चों के व्यंग होते हैं सर, इनको यदि जैसे कि कई लोग इसको अवॉइड करते हैं, कितना घातक हो सकता है सर ये? नहीं, घातक तो है जी। आप किस स्टेज में व्यंग का पता चला है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे कि कौन से पार्ट का व्यंग भी है, वो भी इसमें मायने रखता है जी। अब जैसे देखिए क्लेफ्ट लीप है जी, तो ये जान के लिए तो खतरा नहीं है जी, बट स्ट्रक्चरली डिसफिगरमेंट है। जी, जी, यदि क्लेफ्ट पैलेट है मतलब जो तालू है उसमें यदि एब्नॉर्मलिटी है या वो फटा है, बच्चा दूध ठीक से पी नहीं पाएगा क्योंकि वो सक्शन नहीं कर पाएगा, वो वैक्यूम क्रिएट नहीं कर पाएगा, उसको आपको चम्मच से पिलाना पड़ेगा। अब थोड़ा नीचे आते हैं, जैसे कि देखिए कि खाने की जो नली है, जो इसमें अभी उसको हम लोग बोलते हैं कि ट्रकियो एसोफेजियल फिस्टुला। इसमें क्या होता है कि जो खाने की नली और सांस की नली जुड़ जाती है, ये हाँ जी गले के अंदर जुड़ जाती है और छाती के अंदर लगभग उसका ऑपरेशन करके आपको सेपरेट करके खाने की नली को एंड टू एंड एनास्टोमोसिस मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो ये नहीं करें, इसका ऑपरेशन तो बहुत जरूरी है। ये नहीं करेंगे तो एक सांस किस में चला जाएगा और बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप ऐसे ही आप हार्ट डिसीजेस के बारे में, हार्ट डिसीजेस इमीडिएट, जैसे ये मैंने ट्रकियोसा फिस्टुला बोला, ये तो आपको ऑपरेशन इसका तुरंत करना पड़ेगा जन्म के कुछ दिनों के अंदर ही। आप उसको रख नहीं सकते क्योंकि बच्चा एस्पिरेशन से सिक हो जाएगा या फिर उसको निमोनिया हो जाएगा और डेथ भी हो जाएगी। इसको हम लोग रख नहीं सकते हैं। दूसरा आप देखेंगे कि जैसे नीचे आएंगे तो हार्ट में प्रॉब्लम है, हार्ट का तभी के तभी ज़रूरत नहीं है लेकिन कुछ दिनों में तो आपको ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ी। कुछ उसके और नीचे आएंगे तो जैसे हम लोग स्टमक में कुछ या पेट के अंदर आंत नहीं बनी है, आंत नहीं बनी है तो आप न्यूनेट्स यदि है, नवजात शिशु है, आंत नहीं बनी है तो वो खाना नहीं खा पाएगा। आपको उसको तभी के तभी इमीडिएटली ऑपरेशन करके उसको आंत जोड़ना पड़ेगा। तो कुछ आप बीमारियां जो है आपको इमीडिएटली इंटरवेंशन की ज़रूरत है और ये बच्चे के जान के लिए भी खतरनाक हो सकती है यदि सही से ये जल्दी से इसका ट्रीटमेंट नहीं किया। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अर्ली डिटेक्शन और अर्ली इंटरवेंशन। जैसे कुछ बीमारियां जैसे क्लब फुट है, मतलब जैसे पैर टेढ़े, इसमें जान का खतरा नहीं है बट फिजिकल डिफेक्ट है। जैसे
बच्चों में और कॉमन है कि जैसे पेशाब का जो नली है, जी पेशाब की जो छिद्र होता है जो पेनिस के ऊपर टिप पे ना होते हुए थोड़ा नीचे है, जी तो हम लोग इसमें हाइपोस्पोडियास बोलते हैं। ये आपका इसमें जान का खतरा नहीं है, बट ये आपको ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि कॉस्मेटिक इसके लिए उसके आगे के डेवलपमेंट के लिए सेक्सुअल फंक्शन और उसके फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज वो डिफिशिएंसी में आ जाएगा, वो साइकोलॉजिकली प्रेशर में आ जाएगा। बिल्कुल इन सब चीजों बिल्कुल को सही लेके। बोले, बिल्कुल सही क्योंकि बोले। जब वो दुनिया में जाएगा तो वो दुनिया में लोगों को देखेगा तो वो अपने आप को एक हाँ डिफिशिएंट जी, मानेगा। इसमें इस आपने बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जहाँ पे भी ये कंजन, जैसे आप हाइपोस्पोडियास की बात कर, हम लोग जो बात कर रहे थे, जी तो हमारा ये एम होता है कि जैसे बच्चा अभी आज पैदा हुआ हाइपोस्पोडियास, उसको डिटेक्ट किया हमने, जी जब वो स्कूल में जब बच्चा जाता है और बाकी जो बच्चों के साथ में पेशाब करते हैं, तो जब वो साथ में पेशाब करते हैं तो हमारा ये कहना होता है, ये मतलब हमारा एम होता है कि वो जब बाकी बच्चों को देखे और खुद को देखे तो खुद को ये ना महसूस करे कि उसको कोई व्यंग है। तो हमारा ये एम होता है कि ये बच्चा जब स्कूल गोइंग हो जाए उसके पहले इसको ट्रीट किया जाए, ताकि वो उसकी साइकोलॉजिकल असर असर ना ना। पड़े। बिल्कुल सही बोला। तो दर्शकों, देखा आपने कि कितनी ज़रूरी ये सब चीज़ें, जो भी हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, यदि उनके आसपास या ये इन सब चीज़ों में ऐसी कोई बात है तो निश्चित रूप से आप अपने जो डॉक्टर हैं उनसे कंसल्ट करिए और उस बच्चे को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की व्यवस्था करवाइए। डॉक्टर साहब, एक चीज़ है कि जो बच्चे का इलाज होता है वो क्या माँ के गर्भ में भी संभव होता है? हाँ हाँ, बिल्कुल गर्भ में इलाज संभव है। अच्छा। और ये गर्भ का इलाज जो है ये दो प्रकार से हो सकता है। एक तो कि माँ के पेट में जो गर्भ है, गर्भ में बच्चा है, जी, तो उसको हम लोग फीटल, जो इसका इलाज किया जाता है उसको हम लोग फीटल सर्जरी कहते हैं। फीटल सर्जरी। फीटल सर्जरी मतलब क्योंकि उसको फीटस कहा जाता है। जी, पर ये बड़ी अलग सी चीज़ है। पहली बार मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि माँ के गर्भ में भी इलाज होता बच्चे है। का इलाज। जी, तो एक जैसे इलाज में अभी आपने देखा सर्जिकल जितने भी इलाज होते हैं दो प्रकार से होते हैं। अपने जैसे लैप्रोस्कोपी जो होता है, एक चीरा देके और एक मिनिमल इन्वेजिव मतलब छोटे छिद्र से किया जाता है। तो ये फीटल सर्जरी में भी ये दो ये विंग है, जिसमें एक आप बच्चे को ओपन करते हैं और सर्जरी करते हैं, बच्चे को माँ के पेट से ओपन करके फिर उसका ऑपरेशन करके उसको वापस से में गर्भ में रखा जाता है। एक्सेप्टेबल। हाँ, सोशली एक्सेप्टेबल। हाँ। और दूसरा ऐसे है कि आप छोटे मिनिमल इन्वेजिव मीन्स है कि आप एक छोटा सा स्कोप डाल के बच्चे जो भी ट्रीट उसका पॉजिटिव एजेंट है उसको ट्रीट करके आप बाहर आ जाइए, तो मिनिमल इन्वेजिव है। तो ये इसका जो ओपन फीटल जो सर्जरी है वो पहली बार 1981 में सैन फ्रांसिस्को में डॉक्टर माइकल हैरिसन ने किया हुआ है। और इंडिया में इसका पहली बार 2018 में डॉक्टर मोहन अब्राहम है, वो अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कोची में एक पहला फीटल सर्जरी किया गया। बट बाकी जो इंटरवेंशंस जो सर्जरी जो इंटरवेंशंस फॉर दी फीटस इंडिया में बहुत सारे जगह होते हैं, जो मिनिमल इन्वेजिव हम लोग जो कहते हैं बहुत सारे जगह करते हैं। अब मैं एम्स की बात करता हूँ, तो एम्स में इस शल्य चिकित्सा, शिशु शल्य चिकित्सा को लेकर क्या क्या सुविधाएं हैं? खासकर हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो जो देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो वो किस तरीके से एम्स में कांटेक्ट कर सकते हैं इस बच्चों की चिकित्सा को लेके? बच्चों की चिकित्सा से रिलेटेड जो पीडियाट्रिक सर्जरी का जितना भी सर्जरीज हैं जो आप नियोनेट्स में जो की जाती है, जैसे हमने बोला कि ट्रकियोएसोफेजियल फिस्टुला से लेकर जो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट्स में जितनी बच्चे का पेट खुला हुआ है, पूरी आंतें बाहर आ गई हैं, जो थोड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं तो जैसे हाइपोस्पोडियास आ गया, मतलब जैसे लिंग का जो पेशाब का जो छेद है जो आगे नहीं है थोड़ा पीछे है। फिर बच्चों में जो टेस्टिकल्स होते हैं वो कभी कभी अनडिसेंडेड होते हैं, जैसे मतलब जो दोनों स्क्रोटम में चाहिए वो नहीं है, ऊपर है। और बच्चों में ये देखा गया है कि जो बच्चों में कुछ बच्चों में जो गुद्वार मतलब जो बोलते हैं एनस एब्सेंट है, मलद्वार जो है, ये मेल्स में भी होता है, ये फीमेल्स में भी होता है और ये कॉमन है। तो ये लगभग जो नियोनेटल सर्जरी भी हम लोग बोलेंगे, मतलब जो नवजात शिशु, और पीडियाट्रिक सर्जरी मतलब थोड़े बड़े बच्चे हो जाते वो, और जो कैंसर से आपको बोला पीडियाट्रिक्स में जो कुछ सॉलिड ट्यूमर्स भी आते, लगभग सभी प्रकार का जो सर्जरीज है हम लोग हमारे एम्स रायपुर में इलाज संभव है। तो सरकार की तरफ से इसमें कुछ सुविधाएं दी जाती है? सरकार क्या योजनाएं चला रही सर इन सब चीज़ों को लेके?
प्रदेश सरकार की भी हम बात करते हैं और केंद्र सरकार की भी बात करते नहीं, सरकार की तरफ से योजनाएं सरकार की तरफ से योजना हम लोग दो इसमें विभाजित करेंगे। एक तो सेंसिटाइजेशन, मतलब इसके बारे में कि क्या बर्थ डिफेक्ट्स है, क्या है। तो इस विभाग में सेंसिटाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है उसके अंतर्गत जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ऑलरेडी जो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 4 विभागों में बांटा गया है। पहला है डिफेक्ट्स, मतलब जो हम लोग डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं, डिसीजेस, डेफिशिएंसीज और डेवलपमेंटल डिलेज। तो जो डिफेक्ट्स है इसके अंदर में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में 9 डिफेक्ट्स जो कॉमन पाए गए, जिसमें क्लेफ्ट लिप, पैलेट, जो क्लब फूड्स हैं, कुछ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, जैसे मैंने बोला कि जो रीढ़ में जो रीढ़ की हड्डी में फोड़ा हो जाता है, तो लगभग 9 डिफेक्ट्स इसमें जो विजिबल डिफेक्ट्स, जी, हाँ, जी। तो जो मैं बात कर रहा हूँ विजिबल डिफेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो इसको कवर करते हैं। तो ये इसका जो एक बुकलेट भी अवेलेबल है जो आशा वर्कर्स को दिया जाता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, ताकि वो देखें और उनको सही से रेफर करें कि इनको कहाँ जाना है संबंधित संस्थान बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारी इसके बाद सेंसिटाइजेशन और या शिक्षण के बारे में, इसके बारे में कि कैसे जागरूकता लाई जाए। दूसरा है कि इसमें आर्थिक सहयोग जी या पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट का जो गवर्नमेंट की तरफ से मदद की जाती है। जी जी तो आपने देखा होगा कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में जो खूबचंद बघेल जो योजना है जी, खूबचंद बघेल योजना, उसमें लगभग सभी जो ये डिफेक्ट्स है वो उसमें शामिल किया गया है। दूसरा ऐसे कि जो 2 अलग जो बीमारियां हैं, जैसे सेंसर न्यूरल डिफनेस जिसमें कॉक्लियर इम्प्लांट्स की जरूरत पड़ती है, उसमें बाल श्रवण योजना है, उसके अंतर्गत आर्थिक सहयोग दिया जाता है। जिनमें कान नहीं होते कान होते हैं बट डेफनेस है, सेंसर न्यूरल डिफनेस, डिफनेस, उनको जो कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए आर्थिक सहयोग भी किया जाता है और उनके ऑपरेशंस भी फ्री ऑफ कॉस्ट किए जाते हैं। जी। दूसरा ऐसे कि जो चिरायु करके जो चिरायु योजना योजना, चलती जिसके है, अंदर जी। जिनके जो पेशेंट को हार्ट डिसीजेस है या हार्ट में कुछ सर्जिकल एलिमेंट है या जैसे छेद आप ये करने के लिए, तो उनको भी ये चिरायु योजना के अंतर्गत ऑपरेशन इनके किए जाते हैं बच्चों। अच्छा सर, इसमें आयुष्मान का जो कार्ड है लगभग सभी के पास बना हुआ है, तो वो भी इसमें हाँ बिल्कुल, आयुष्मान में लगभग सभी बर्थ डिफेक्ट्स कवर किए जाते हैं। तो दर्शकों देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है इस चीज़ को लेकर कि यदि कोई बर्थ डिफेक्ट वाले या जो शिशु को शल्य चिकित्सा की तुरंत ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें खर्च नहीं लगेगा, लेकिन हाँ समय रहते बच्चों का इलाज ज़रूर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी, इसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, और इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और दर्शकों, सबसे ज़रूरी बात अब ये है कि जो भी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम के मार्फत से जो भी आपके पास हम संदेश पहुंचाए हैं, यदि आप ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं या आपके घर में या आसपास ऐसे कोई बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से उन बच्चों को उचित समय में और उचित संस्थान में इलाज के लिए ले जाइए। यकीन मानिए इन बच्चों का पूर्णतः इलाज संभव है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार।